प्यारे बच्चों, मैं मंजू रानी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 12 है और विषय हिंदी है और हमारा उप विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से परीक्षा में लगभग 12 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले ये 16 अंक के पूछे जाते थे, लेकिन कोरोना एक वैश्विक महामारी के कारण आपका पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया है। इस वजह से ये लगभग 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको व्याकरण क्या है इसके बारे में संक्षेप में बता देती हूँ। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और ये नियम व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा प्रकरण। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे। पाठ्य अनुक्रम। पाठ्य अनुक्रम के द्वारा हम यह जानेंगे कि आज हम हिंदी व्याकरण के किन किन नियमों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे और आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा, अंत में पुनरावलोकन। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्द युग्म या शब्दों में सूक्ष्म अंतर से हमारा तात्पर्य हिंदी भाषा के ऐसे शब्दों से है जो उच्चारण में लगभग समान ध्वनि उच्चारित करते हैं। मतलब बोलने में लगभग समान ध्वनि प्रतीत होती है, लेकिन उनमें मात्रा आदि की भिन्नता रहती है। साथ ही उनके अर्थ में भी भिन्नता रहती है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्दों में सूक्ष्म अंतर या सम ध्वनि भिन्नार्थक शब्द आदि नामों से जाना जाता है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अंश और अंश। अंश का अर्थ है कंधा और अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। अगम और आगम। अगम दुर्लभ और आगम उत्पत्ति शास्त्र। यहाँ पर उत्पत्ति आएगा। अभय और उभय। अभय भयहीन, उभय दोनों। सुत और सूत। सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सारथी जो रथ हाँकता है। आइए अब देखते हैं हम अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। खासकर यमक और श्लेष अलंकारों में इनके प्रयोग अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे कर का मन का डार दे, मन का फेर, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित एक दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस
चूम, जो कि रहीम दास द्वारा रचित एक दोहा है। चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। अब हम इनका अर्थ देखते हैं। कर का मन का डाल दे, यहाँ पे मन का यानी माला के लिए और मन चित्त के लिए प्रयोग हुआ है, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं मन का के। पानी चमक यानी मोती की चमक के लिए, और इज्जत यानी भावना के लिए, और जल चूना और आटे के लिए। चूना जो कि पानी के बिना गीला नहीं हो सकता है, और आटा जो कि उसके बिना गूथा नहीं जा सकता है। और चंचला के भी देखिए यहाँ पर कई अर्थ निकल रहे हैं। लक्ष्मी, स्त्री और बिजली। अन्य उदाहरण देखते हैं। अमृत, सुधा, जल, अमर और सुंदर। जनक, तात, पिता, राजा। खग, पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू, बाण। ठाकुर, जिसके अर्थ हैं देवता, हजाम और क्षत्रिय। अब आइए हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम लंबे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द में अपने भावों व विचारों को स्पष्ट कर देते हैं, तब यह क्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करने वाली भाषा प्रभावशाली होती है। इसके उदाहरण देखिए। जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, मतलब इसके समान कोई भी दूसरा ना हो तो वह है अद्वितीय। जो आंखों से दिखाई ना दे और जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो यानी अनुपम। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। वाक्यों में त्रुटि मार्जन। भाषा वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। यदि वाक्य रचना निर्दोष हो तो वक्ता यानी बोलने वाला और लेखक जो कि लिखने वाले का आशय, श्रोता सुनने वाला और पाठक यानी पढ़ने वाले को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दोषपूर्ण वाक्य में से आशय स्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी अगर कोई भाषा या कोई वाक्य दोषपूर्ण है तो उसका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। अतः वाक्य रचना का निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य रचना में दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, विभक्ति, शब्द क्रम आदि में कोई भी दोषपूर्ण हुआ तो वाक्य सदोष हो जाता है, यानी दोष से युक्त हो जाता है। शुद्ध वाक्य रचना के लिए व्याकरण ज्ञान परम आवश्यक है। आइए अब हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए देखिए, जो हमारा अशुद्ध वाक्य है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। अशुद्ध वाक्य, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। अब यहाँ विद्वान शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा? कवि के लिए, और विदुषी कवित्री के लिए। अशुद्ध वाक्य दूसरा देखिए, पुत्री पराया धन होता है। अशुद्ध वाक्य है, पुत्री पराया धन होती है। यहाँ पर पराया जो पुत्र के लिए होगा, अब होता है पुत्र के लिए होगा और होती है पुत्री के लिए। वचन संबंधी त्रुटियां या अशुद्धियां। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं जिनका ज्ञात होना हमें परम आवश्यक है।
कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल, अनेक आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे का बोध हो रहा है, लेकिन फिर भी ये केवल एक मतलब बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जिससे भावना प्रकट होती है वो हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन और भावुकता। आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे सामान, माल, जनता। सामान, माल, जनता को पढ़ने से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि सामान में बहुत सारा सामान, माल में भी बहुत सारे माल और जनता बहुत सारी होती है, फिर भी यहाँ पर हमें सदैव एक वचन का ही प्रयोग करना होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। अशुद्ध, टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया। तो यहाँ पे शुद्ध वचन होगा हमारा, टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए। अब देखिए अशुद्ध वचन, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना। तो यहाँ पर शुद्ध वचन होगा, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना। अब एक और देखिए अशुद्ध वचन, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। अब ये क्या है, ये एक वचन है, लेकिन फिर भी क्या है, हम यहाँ पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे शुद्ध में मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। अशुद्ध वचन देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। और यहाँ पर भी क्या है, आदरणीय व्यक्ति। अध्यापक जो है वो आदरणीय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर भी हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा शुद्ध वचन क्या होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब कारक संबंधी अशुद्धियां। हिंदी के कारक संबंधी प्रयोग के नियम संस्कृत से पर्याप्त भिन्न है, अतः हिंदी कारक चिन्हों का सही प्रयोग समझना आवश्यक है। जैसे कैसे करना, हिंदी के कारक हैं कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलगाव के अर्थ में, अलग के अर्थ में, संबंधन, संबंध का, की, के, रा, री, रे और संबोधन हे, रे और अरे। अधिकरण में पर। अब इसके उदाहरण देखिए। अशुद्ध में देखिए, मैं भोजन कर लिया, यानी इसका शुद्ध होगा मैंने भोजन कर लिया। अब दूसरा अशुद्ध वाक्य देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, और शुद्ध होगा मैं कलम से लिखता हूँ। अब इसका दूसरा अशुद्ध वचन देखते हैं, राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया। अशुद्ध वचन में होगा राम ने पुस्तक पढ़ा ली। ओ बालक खड़ा रहा, इसका शुद्ध होगा रे बालक खड़ा रहा। अब देखिए काल संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। काल का निर्माण क्रिया से होता है, किंतु कभी कभी क्रिया को देखकर काल का निर्माण करना कठिन हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए। अशुद्ध वचन में मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पर शुद्ध वचन होगा मैंने लड़के को पढ़ाया है। सूर्य पूरब से निकलता था, और इसका शुद्ध वचन होगा सूर्य पूरब से निकलता है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, स्त्री और पुरुष जा रहे हैं।
जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूंगा। इसका शुद्ध वचन होगा, जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी चलूंगा। अब आइए देखते हैं हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी यानी मात्रा आदि। वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध होने पर वाक्य भी अशुद्ध माना जाता है। अतः शब्दों को चाहे वह समासिक शब्द हो या संधि युक्त शब्द शुद्ध रूप से जानना परम आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखिए, नायिका। नायिका इसका शुद्ध शब्द होगा नायिका। आगामी इसका शुद्ध होगा आगामी। अधीन इसका शुद्ध वाक्य अधीन। पत्नी इसमें मात्रा की गलती है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी पत्नी। इसमें भी देखिए भानु जो कि गलत है, इसमें बड़ों की मात्रा है लेकिन भानु में सदैव छोटों की मात्रा आती है। आंख। आंख में हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध जो है क्या है हमारा आंख। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ऐसे वाक्यांश। अब सबसे पहले आइए हम देखते हैं मुहावरे। ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वरन यह वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है। मुहावरों का अर्थ लाक्षणिक रूप में प्रकट होने के कारण भाषा में चमत्कार, सरसता और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मुहावरों का वाक्य प्रयोग करें तो उसमें मुहावरे का अर्थ न लेकर मुहावरे का ही प्रयोग किया जाए, उनके अर्थ का नहीं। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि उस वाक्य को पढ़ते ही वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ का बोध हो जाए। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है और भाषा सबल, सशक्त एवं प्रभाव उत्पादक बन जाती है। आइए अब मुहावरों के कुछ अर्थ हम देख लेते हैं। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने वृद्ध और अंधे माता पिता की अंधे की लाठी था। ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना या बहुत दिनों में दिखाई देना। भाई श्याम, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। कान का कच्चा, झूठी शिकायत पर ध्यान देने वाला। जो अधिकारी कान का कच्चा होता है उसके विश्वसनीय कर्मचारी उसका साथ छोड़ देते हैं। घर सिर पर उठाना यानी शोर मचाना। जब घर पर बड़े नहीं होते हैं तो बच्चे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अब देखते हैं हम लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ, लोक में प्रचलित कथन, प्रायः बड़े बड़े कवियों, लेखकों तथा विचारकों के कथन या कही गई अनुभव की बात ही कहावत बन जाती है। कहावत एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो कि किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है और जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग करने से बातचीत में प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, जो कि एक लोकोक्ति या कहावत है जिसमें दुकान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है जो तड़क भड़क या दिखावा तो बहुत करते हैं पर वास्तविकता में कुछ नहीं होते। लोकोक्ति यानी कहावत स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है और अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है जिसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
आइए लोकोक्ति के उदाहरण देखते हैं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपने अपने इसका अर्थ होगा अपने अपने मतलब की बात करना। राकेश के घर का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता, सभी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलापते हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पाताल का अंतर होना। तुम बार बार राजू की बात करते हो, वह भला मोनू की बराबरी क्या करेगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी इसका अर्थ है योग्यता न होने पर बहाने बनाना। निशा से गणित का एक प्रश्न हल ना हो पाया तो वह कहने लगी कि कलम ही ठीक नहीं है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो उसके बहाने बनाना, जिसे कहेंगे हम नाच न आवे आंगन टेढ़ा। सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक जैसा होना। योगेश बड़ा ही हंसमुख है, उससे जब भी मिलो प्रसन्न ही मिलता है। उसके लिए तो सावन हरे न भादो सूखे वाली उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। अब आइए बच्चों, मैं आपको कुछ गृहकार देती हूँ जो आपको करना है। सबसे पहले आप अपनी किताब में दिए गए जो व्याकरण है, व्याकरण के नियम, उनको और उनके उदाहरण अच्छी तरीके से पढ़िएगा। फिर उसके बाद यह जो मैं दे रही हूँ आपको गृहकार, उसको अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट करिएगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखिए, अवलंब और अविलंब, अविराम अभिराम, कुल और कूल, जलद जलधि, अनिल अनल। अनेकार्थी शब्दों में धन, नग, जल, शिखा, सारंग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सत्य, आचरण करने वाला, जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो, जो सब कुछ जानता हो और स्वयं उत्पन्न होने वाला, और अंत में है जिसका दमन ना किया जा सके। त्रुटि मार्जन में देखिए, राम और श्याम बातचीत कर रहा है। आज सभा में अनेक नेताओं का भाषण हुआ। तुम मेरे से मत बोलो, जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूंगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में अनुदित, उत्साह, कलश। और लोकोक्ति और मुहावरों में छत के छुड़ाना, आम के आम, गुठलियों के दाम, और हाथ कंगन को आरसी क्या। आइए अब हम पुनरावलोकन के द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि आज हमने किन किन विषयों हिंदी व्याकरण के किन किन नियमों का अध्ययन किया। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।